नमस्कार। मैं आरती यादव आप सभी का इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज आप सभी के लिए जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। ये क्वेश्चंस बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स 2024 में इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एम्स बीएससी नर्सिंग जैसे यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, सीपी नेट, अदर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक बात और कहना चाहेंगे कि आपकी क्लास नहीं हो पा रही है 4-5 दिन से, उसका रीजन मैंने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था। और थोड़ा दिक्कत है, हमारे घर पे दीदी की शादी है तो आपकी क्लास लगभग मान के चलिए आप 20 या 21 फरवरी तक और सही से नहीं चल पाएगी। उसके बाद हम आपकी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो आप मेरी समस्या को समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आप बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे वो सभी क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये जो क्वेश्चन हम आगे करा रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। वो क्वेश्चन कौन सा आया था वो भी हम आपको अभी बता देंगे। क्वेश्चन यहाँ देखो क्या लिखा है। प्रमुख खेलों में एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या। आपको खिलाड़ियों की संख्या सभी की पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। दो टीम होती है जिसमें एक टीम की बात की जाए तो 15 खिलाड़ी होते हैं। दोनों में 15-15 आपके हो जाते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इन दोनों में आपके 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जबकि बेसबॉल, खो खो में 9 खिलाड़ी, वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। कबड्डी का याद कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबड्डी में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। बास्केटबॉल में कितने होते हैं तो 5। ठीक है, बास्केटबॉल में कितने होते हैं 5। वॉलीबॉल में कितने होते हैं तो 6। पोलो में 4 एक टीम में। टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं आपके। बैडमिंटन में कितने होते हैं तो 1 या 2। यही क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये पिछली ईयर का क्वेश्चन है। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी आपके होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको कहीं पर नोट डाउन जरूर करना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन। देखो जीके का मतलब क्या होता है। जीके में हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जीके जहां भी एग्जाम में पूछी जा रही है उसमें क्या होता है, जीके में ऐसा नहीं है केवल हिस्ट्री या ज्योग्राफी या आपको पॉलिटी ही पढ़नी होती है। जीके में सभी आता है, साइंस भी आती है, उसमें कंप्यूटर भी आपका आ जाता है, आपका हिस्ट्री भी आ जाता है, आपका भूगोल, पॉलिटी भी, ये सभी सब्जेक्ट उसमें आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सभी की होनी चाहिए। जैसे आप ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का जो पूरा नाम आपका होता है वो वायरलेस फिडेलिटी। याद कर लो, वायरलेस फिडेलिटी जो है वो वाईफाई का पूरा नाम है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। एलसीडी का जो पूरा नाम आपका है वो लीड क्रिस्टल डिवाइस है, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले है, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले है या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एल का अर्थ यहाँ पर लिक्विड से, सी का क्रिस्टल और डी से आपका हो जाएगा डिस्प्ले। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेना कॉपी पर और रिवाइज एक बार जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, इसरो का गठन कब हुआ था। 1969 में, 63 में, 79 में या 1968 में। तो देखो इसरो जो है, पहली बात आपको इसरो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969। इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा जाता है तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका कहाँ है, बेंगलुरु में। इसका हेड क्वार्टर यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो 1969 हो जाएगा। इसरो के इस टाइम कौन चीफ है, मुख्य कौन है, अध्यक्ष, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो 1969 हो जाएगा। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, विशाखापट्ट,
भट्ट या बाणभट्ट। तो देखो भारत का जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपका था उसका नाम था क्या, आर्यभट्ट, जो कब छोड़ा गया था तो सन 1975 ईस्वी में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो आपका आर्यभट्ट था और ये कब छोड़ा गया था तो सन 1975 में। यही विश्व का पूछा जाए कि विश्व का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो विश्व में आपका है स्पुतनिक। स्पुतनिक फर्स्ट जो है ये विश्व का कृत्रिम उपग्रह माना जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। भारत का पूछा जाए तो आर्यभट्ट बताएंगे और विश्व का पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, स्पुतनिक फर्स्ट। भारत का सेकंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत का सेकंड कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देश के पहले रिएक्टर का नाम क्या है। देखो ये जनरल नॉलेज की चीजें बहुत ही सिंपल, जो आप 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देश के पहले रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा, रोहिणी, हरिपुरा या सभी। तो देश का जो पहला रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था, अप्सरा। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जो आपका है यूनाइटेड नेशंस, यूएन जो आपका उसकी संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1950, 20 अक्टूबर 1940 या 30 अक्टूबर 1950। आप बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी आपकी वो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश, भारत की प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश के रहने वाले ब्रिटिश थे, वो कौन आपके थे। तो लॉर्ड कैनिंग, सुकुमार सेन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यही पूछा जाए कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, जो भारत के रहने वाले थे वो कौन थे, तो वो आपको कमेंट करके मुझे बताना। मैं बता चुकी हूँ, भारत के प्रथम जो भारत के रहने वाले ही थे वो गवर्नर जनरल आपके बने हुए थे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। लेकिन ये पूछा जाए कि ब्रिटिश के कौन बने, मतलब भारत के बने तो भारत के, लेकिन वो ब्रिटिश के रहने वाले थे, तो वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को, 4 जुलाई को, 8 अगस्त को या 10 दिसंबर को। तो देखिए मानव अधिकार दिवस जो आपका है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि क्या है। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया तो लगभग 8% बच्चों ने, मैंने वहां पे 52 मिनट कर दिया था। तो बच्चे ऑप्शन नहीं देखते, सही से पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते। ये नहीं करना चाहिए, आपको क्वेश्चन कम से कम 1 से लेके लगभग 2 बार पढ़ना चाहिए। एक बार में यदि आपको अच्छा है, समझ में आ जाता है, एक बार में कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार पढ़िए। 2 बार जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और ऑप्शन उसके 2 बार देखेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन सही होगा और आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वहां पर कम्युनिटी पोस्ट जो डाला हुआ था वहां पर मैंने 52 मिनट कर दिए थे। लगभग 8% बच्चों ने 52 मिनट ही आंसर दिया उसका, जबकि 52 मिनट में आपका नहीं है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है, तो वो आपकी 52 सेकेंड होती है। कितनी होती है, 52 सेकेंड होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, भारत का जो जनगण मन अधिनायक जय है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका लिखा गया था। और यही पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो कब दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो भी किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 1913 ईस्वी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा हुआ था।
जो बांग्लादेश आपका है पड़ोसी देश है, उसका भी इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा हुआ था। तो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। राष्ट्रीय गान भारत में जो गाने की अवधि हमारे देश में वो केवल आपकी 52 सेकेंड है। कितनी है? 52 सेकेंड। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखो, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये मुझे कमेंट करके बताएं। और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम बताएं। दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू आपको पता है हमारे देश के ये फर्स्ट पीएम थे। पूछा जाए कि हमारे देश से यहाँ पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने हुए थे, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जिनके जन्म दिवस पर बाल दिवस आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, मदुराई को, बेंगलुरु को या चेन्नई को? तो देखो, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कोयम्बटूर को। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जंग लगने पर लोहे का भार कैसा होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे। जंग लगने पर लोहे का, जंग कब लगती है आपको पता होना चाहिए। जंग आपकी जब उसके पास ऑक्सीजन के पास पहुंचता है। जब लोहा आपका ऑक्सीजन के पास में संबंध होता है, उसका ऑक्सीजन उसके पास में रहती है, तो वहां पर जंग लगने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन नमी में रहेगा लोहा, तो उसका वजन जो होता है वो घटता नहीं है, उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नमी की वजह से आपको पता है जंग लगती है, और नमी यदि होगी तो वहां पर ऑक्सीजन तो अवश्य ही होगी। तो जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। जनरली आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। पॉलिटी के कुछ शुरुआती क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आपको मिलेगा संविधान से। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ ये फर्स्ट हमारे देश के प्रेसिडेंट भी थे। भारत के पहले, आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने हुए थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और पूछा जाए कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है, जबकि स्थायी अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो राइट आंसर जो आपका होगा वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका है। क्या है? पहला, फर्स्ट स्टेट है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम पूछते जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप कहीं से भी कैसे भी करके आप सर्च करके मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। इससे क्या होता है, जब आप कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं तो उस क्वेश्चन से आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आप सर्च करते हैं, देखते हैं या किताब में पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आप कई क्वेश्चन वापस सीख सकते हैं। इसी वजह से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। वैसे तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, जो क्वेश्चन आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अन्य क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं वहां से, या किताब से आप ढूंढेंगे तब भी आप वहां से अन्य क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो जितनी बार जितनी चीजों को आप देखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ हम पूछ रहे हैं आपसे वो सभी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या यूपी? तो देखो, मिड डे मील जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था, और पहला राज्य जो आपका था वो तमिलनाडु था। कौन सा था? तमिलनाडु। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है?
वर्तमान में आपके स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आपके स्वास्थ्य मंत्री अनुराग ठाकुर है कि अमित शाह है या निर्मला सीतारमण है? तो एक एक करके आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। जो अनुराग ठाकुर है ये खेल मंत्री आपके, कौन है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो आपके वो खेल मंत्री। अमित शाह क्या है? तो अमित शाह जो आपके हैं वो गृह मंत्री है। कौन है? गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, और ये खेल मंत्री आपके। जबकि निर्मला सीतारमण क्या है? तो निर्मला सीतारमण को आपने देखा होगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इनके बारे में बहुत ज्यादा सुना भी। अभी बजट जारी किया गया था तो आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, जो बजट इन्होंने जारी किया था 2024 का। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री आपसे पूछा गया तो इनमें से तो ये एक भी नहीं है आपके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो कौन है? तो मनसुख। कौन है आपके? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है वो वर्तमान में कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत में, मनसुख मंडाविया। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुराग ठाकुर कौन है? तो ये खेल मंत्री है, ये गृह मंत्री है, ये वित्त मंत्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पर। अब एक कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं, जो बिना ऑप्शन के। देखिए कितना जल्दी आप ऑप्शन देते हो, इनके आंसर देते हो। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछे हुए थे तो और बताए भी शायद थे। तो भारतीय संविधान के जनक जो है वो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। और ये क्वेश्चन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता आपसे पूछे गए तो वो आपके हैं इकबाल, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है वो इसके रचयिता है। ये याद कर लो, पूछा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता कौन है? और ये इन्होंने कब लिखा था? तो सन 1904 ईस्वी में लिखा हुआ था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ये आपको जो राष्ट्रीय ध्वज आपका है तिरंगा, उसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आप हमेशा पढ़ते हुए चले जा रहे हैं छोटी क्लासों से, और आपको पता भी होने चाहिए। भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का प्रतीक आपसे पूछा गया है। और राष्ट्रीय जो आपका तिरंगा होता है उसमें तीलियों की संख्या आपसे पूछी जाती है। तो देखो ये जो केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को बढ़ाता है, देश की शक्ति और साहस को आपका बढ़ाता है। देश की शक्ति और साहस को बढ़ाने वाला जो रंग है वो आपका कौन सा है? केसरिया रंग, जो प्रतीक आपका है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। वही पूछा जाए सफेद रंग किसका है? सफेद जो पट्टी है आपकी वो किसको प्रतीक है किसका? तो ये शांति और सत्य का, शांति और सत्य का प्रतीक है। शांति और सत्य का आपका प्रतीक है। जबकि पूछा जाए कि हरी पट्टी किसका प्रतीक है? तो हरा रंग जो उसमें ध्वज में है आपका तिरंगा में है वो वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। उर्वरता, वृद्धि और भूमि की उर्वरता, भूमि की पवित्रता को है दर्शाता है कौन? हरी पट्टी जो आपकी है। जबकि सफेद रंग क्या है? सफेद रंग जो है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। जबकि केसरिया पूछा जाए तो साहस और आपका शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? देखो ये क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा फेमस है, वैसे भी अयोध्या बहुत ज्यादा इस टाइम फेमस है राम जी के आने के बाद। तो आप अयोध्या के बारे में थोड़ा जरूर सीख लें। अयोध्या के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या जो आपका है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो सरयू नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी है। अब पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो वो आपका संयुक्त प्रांत, जैसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त प्रांत जो है वो यूपी का पुराना नाम आपका है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के बारे में हम बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में मैंने कई क्वेश्चन आपको बताए, जीके करा दिए। उत्तर प्रदेश की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो या देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करिए और उस क्लास को जरूर एक बार करिएगा। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो सभी हमने आपको वहां पर कराई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का भी मैंने पूछा था आपको पीछे, आप पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को। वहीं पूछा जाए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का पूछा जाए आपसे तो उत्तर भारत का भी मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को ही कहा जाता है। वही पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, द स्मॉलेस्ट कंट्री इज इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपका है वेटिकन सिटी। मुझे कमेंट करके बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। छोटा पूछा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बताना होगा कि सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है। आगे देखिए, और भारत जो है वो कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। भारत को देखा जाए तो भारत जो है वो कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, ये भी मुझे कमेंट करके आप बताना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है तो सत्यार्थ प्रकाश जो आपकी है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ये आपकी पुस्तक है। पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है। चोरी चोरा कांड जो आपका है वो आंदोलन जो आपका था वो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन से आपका संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था ये क्वेश्चन हमने कम से कम आपको 10 बार कराया हुआ है इसी साल। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि चोरी चोरा कांड जो है वो आपका कब हुआ था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है तो पेनिसिलिन एक है कवक आपका जिससे आपका प्राप्त किया जाता है। उस कवक का नाम पूछा जाए तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम इन दो कवकों से आपका पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। जो पहला एंटीबायोटिक है आपका, पूछा जाए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताइए, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताइए तो वो आपका है पेनिसिलिन। ठीक है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, पूछा जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। किसे प्राप्त किया जाता है तो ये आपका फंगस यानी कवक से प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? कवक से। किस कवक से प्राप्त किया जाता है तो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नामक कवक से ये पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। और पूछा जाए कौन सी एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट है आपकी पहले नंबर पे, पहली खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम आपसे पूछा जाता है तो पहली खोजी गई जो एंटीबायोटिक थी तो वो आपकी पेनिसिलिन थी। ठीक है, आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस जो आपका है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। ठीक है, आरबीआई के इस टाइम कौन अध्यक्ष है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? घाना पक्षी विहार आपका जो है वो किस राज्य में है तो घाना पक्षी विहार जो आपका है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के और भी आपको पता होना चाहिए जैसे रणथंभौर है आपका, ये भी राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार कहाँ पर है तो ये आपका राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है तो जयपुर है। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं आपसे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या? आपको राजकीय फूल, पशु सभी पता होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल आपका है वो पलाश है। क्या है आपका? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल यदि आपसे पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है आपका वो कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो आपके प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं। प्रयागराज ये आपका नाम है, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि बताइए क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो आपका एक देश है इंग्लैंड नाम का। इंग्लैंड देश को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय, वैसे क्रिकेट आपने देखा वो ज्यादातर खेला जाता है, बट आपका क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो आपका है वो हॉकी है। क्या है आपका? हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? हॉकी बताएंगे। और ये पूछा जाए कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो वो आपका हॉकी है, वो सॉरी इंग्लैंड है, सॉरी इंग्लैंड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान कब लागू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। अब यह क्वेश्चन क्या पूछा गया? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन आपका किया गया था वो जुलाई 1946 ईस्वी को किया गया था। कब? जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था। ओके, संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे कमेंट करके आप बताना। संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस क्वेश्चन को लगभग 10 बार बता चुकी होंगी इन्हीं क्लासों में जीके की। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होता है? तो सबसे ज्यादा जो आपका सोना देखा गया है वो कर्नाटक में। कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। देश में सबसे ज्यादा जो गोल्ड आपका देखा गया, प्राप्त किया गया, वो कर्नाटक राज्य में आपका प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो आपके हैं राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय जो है वो आपके कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे शायद पिछली ईयर पूछा जा चुका है, पैरामेडिकल में पूछा गया हो इसी संबंधित ऐसा ही, या आपका बीएससी नर्सिंग यूपी में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको पता है मिसाइल मैन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर अब नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन या भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लास कंप्लीट होती है और जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप जो आपकी क्लास जो है वो नहीं हो पा रही, उसका रीजन मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, थोड़ी तसल्ली और कर लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स में क्लास जल्द ही आपकी कंटिन्यू कर देंगे। टाइम नहीं मिलता है क्लास डालने के लिए, क्वेश्चन पीडीएफ ये 2 दिन से बनी रखी है, बट टाइम नहीं मिला मुझे जो आपके पास में बना के वीडियो भेज सके। मैं थोड़े और 2 दिन की बात है, मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। दीदी की जो शादी है वो 17 फरवरी के, तो और 2 दिन का काम मानिए आप थोड़ा बहुत। तो ये होने के बाद हम आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक पीछे की जो वीडियो है, क्लास 12 की बायोलॉजी की वीडियो सभी डली हुई है, 11th की बहुत सारे चैप्टर डले हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो बहुत सारी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की डली है, जीके की डली हुई है। उन सभी वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, एक एक चीज़ को कम से कम आप 10-10 बार पढ़ के जाइए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते, भले ही आप कम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा खासा करके आएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए चीज़ों को। तो आप जो भी क्वेश्चन हमने बताए इनमें पूछे हुए आपसे इस क्लास में, वो सभी क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। देखिए कौन स्टूडेंट सबसे अच्छे और सबसे
जल्दी आंसर मुझे देता हुआ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक अपडेट या वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।